अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम HSSC 1 का, उसका सेकंड लेक्चर है। और ये लेक्चर है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम मिसाल लेते हैं इस मार्कर की कि ये जो मार्कर है, अगर हम इसे देखें सरसरी सा, तो ये 4 बेसिक चीज़ों से मिलके बन रहा है। एक हमारे पास ढक्कन है, फिर मार्कर की बॉडी है, इसके अंदर एक रीफिल है, और ये हमारे पास एक रीफिल को लॉक करने के लिए कि इसमें से ना निकले, हमारे पास एक स्टड सा है। तो जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक मार्कर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मार्कर है इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। अगर इन पार्ट्स को मिलाया जाए तो हमारे पास बन जाएगा एक मार्कर। इसी तरह हमारे पास कोई भी वेक्टर कुछ बेसिक वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब बेसिक वेक्टर्स क्या है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक लाइन होती है, एक प्लेन होती है और एक स्पेस होती है। लाइन 1 डायमेंशनल होती है, प्लेन 2 डायमेंशनल होती है और स्पेस 3 डायमेंशनल होती है। तो किसी में भी मौजूद कोई वेक्टर जो होगा ये कुछ बेसिक डायरेक्शंस का मजमुआ होगा। लाइन की तो हम मिसाल नहीं लेते हम, क्योंकि लाइन की तो एक ही डायरेक्शन है या एक ही पार्ट है। तो प्लेन की मिसाल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन में एक पॉइंट लोकेट है। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें 2 बेसिक डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कह देते हैं कि A यूनिट्स हम मूव करेंगे अलोंग x एक्सिस, फिर B यूनिट्स मूव करेंगे अलोंग y एक्सिस, तो हम पॉइंट P पे पहुंच रहे हैं। और जिसको हम वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो हम O से P की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करने से हम इस पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करने से पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर A की इफेक्टिव वैल्यू है A अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसकी इफेक्टिव वैल्यू B यूनिट्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसी तरह अगर एक वेक्टर स्पेस में होगा तो उसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी कोई इफेक्टिव वैल्यू होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हमें मूव करना पड़ेगा, और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हमें मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह हम पॉइंट P तक पहुंचेंगे। तो इस तरह प्लेन में अगर कोई वेक्टर मौजूद होगा तो उसके 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, यानी 3 बेसिक डायरेक्शंस जो होंगी हमारे पास, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ। और अगर हम प्लेन में होंगे तो हमारे पास 2 बेसिक डायरेक्शंस होंगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इसी तरह अगर हम लाइन में है तो तब तो एक ही डायरेक्शन होगी, यानी जो वेक्टर होगा उसका एक ही कंपोनेंट होगा जो वेक्टर बजाते खुद है। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। वो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस कौन सी हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। यानी किसी भी वेक्टर की एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अक्रॉस जो इफेक्टिव वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होगी कि जब हमने एक वेक्टर को एक प्लेन में ड्रॉ किया था तो हमारे पास उसके एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता था थीटा, वाई एक्सिस के साथ बनता था फाई, जो कि 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह अगर एक वेक्टर प्लेन में के बजाय हम स्पेस में ड्रॉ करें तो वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता था, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता था उसे हम बीटा कहते थे, और जेड एक्सिस के अक्रॉस जो एंगल बनाता था उसे हम क्या कहते थे? गैमा कहते थे। तो ये तो हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट की डेफिनेशन होगी, और हमने वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स को समझ लिया कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि component of vector is the effective value of vector in specified directions। और वो specified directions कौन सी हैं? वो हैं x एक्सिस के अक्रॉस, y एक्सिस के अक्रॉस और z एक्सिस के अक्रॉस। एंड वेक्टर विल बी कंसिडर्ड
एज द सम ऑफ दीज बेसिक वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमारे पास एक वेक्टर है, कोई भी हम लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है जो कि एक प्लेन में मौजूद है, और इस वेक्टर का हमें लेंथ पता है कि ये वेक्टर यानी ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, और हमें ये पता है कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है। तो जैसा हमने कहा था कि एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो थीटा होता है और वाई एक्सिस 90 माइनस थीटा, या हम उसे फाई कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि कंपोनेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए या इफेक्टिव वैल्यू अलोंग एनी एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट पी यानी वेक्टर की टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन रिलेटिव एक्सिस। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक्स एक्सिस के अक्रॉस इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये जो है जाके एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू के ऊपर कट करेगा। तो अब पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक एक लेंथ है जिसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स, यानी ए की वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू अक्रॉस एक्स एक्सिस। और इसकी डायरेक्शन मेंशन करनी है तो याद रखिएगा डायरेक्शंस के लिए हम यूज़ करते थे यूनिट वेक्टर्स, कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इसके साथ साथ डायरेक्शन को अगर फार्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है वो हमारे पास बन जाएगा आई यूनिट वेक्टर, ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। वाई एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा हमेशा जे यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस के लिए जो हमने यूनिट वेक्टर यूज़ करना है वो हमारे पास कौन सा होगा, k यूनिट वेक्टर। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज शोन बाय I यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ y इज रिप्रेजेंटेड बाय j यूनिट वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय k यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर a अक्रॉस x एक्सिस रिप्रेजेंट करता हूं तो वो वैल्यू a x होगी, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास होगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर विल बी द वेक्टर अक्रॉस एक्स एक्सिस, जिसको लेट्स सपोज यहां पे मैं फिलहाल ब्लू कर देता हूं। सेकंड जो है मेरे पास, अगर मैंने कैलकुलेट करना है इस वेक्टर ए की इफेक्टिव वैल्यू अक्रॉस वाई एक्सिस, तो मैं पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ऑन वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को जाके कट कर देगा पॉइंट आर के ऊपर। तो अब ओ आर क्या है, स्केलर यानी लेंथ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए की इफेक्टिव वैल्यू अक्रॉस वाई एक्सिस यानी ए वाई। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में मैंने ड्रॉ करना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं इसे यहां पे यूज कर लेता हूं ग्रीन वेक्टर के लिए, तो इसको मैं लिख दूंगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी दो इफेक्टिव वैल्यूज हैं अक्रॉस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इन दोनों को मैं हेड टू टेल रूल से सम अप करूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर ए। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए एक्स आई और वेक्टर ए वाई जे के सम से मिल रहा है हमें हेड टू टेल रूल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो मिलके बन रहा है। जैसे शुरू में मैंने मिसाल दी थी कि मार्कर जो है वो इन चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो वो चीज़ें मार्कर के कंपोनेंट कहलाएंगे। तो इसी तरह ए वेक्टर जो है वो ए एक्स और ए वाई से मिलके बन रहा है, तो इस वजह से ये इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब सेकंड जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं, यानी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू अगर हमें पता हो तो वेक्टर कैसे मालूम होगा। इसी तरह फिर हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर मालूम हो तो हमें कंपोनेंट्स कैसे पता लगेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास पता है हमें कि वेक्टर ए जो है उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन यानी एंगल कितना है। एंगल हम बेसिकली ले लेते हैं विद एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस का डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस साथ ही, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक वेक्टर है ए, वो एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और हमने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे,
आगे से चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं इसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। तो आपको पता है कि ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें फ़िलहाल हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और इसकी 3 ही साइड्स होती हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं। 90 एंगल जो होगा, राइट एंगल जो होगा, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनस। और जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका एडजेसेंट एक साइड तो हमेशा होगा हाइपोटेनस, दूसरी साइड पे जो एंगल होगा वो हमारे पास, दूसरी जो साइड होगी उस साइड का नाम होगा हमारे पास बेस। और कंसिडरिंग एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो इन 3 साइड्स की पॉसिबल 6 रेशियोज बनती हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। 3 साइडें हमारे पास, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसकी जो 6 पॉसिबल रेशियोज बनेंगी वो बनेंगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है इसको हम नाम दे देते हैं साइन थीटा का। जो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है इसे हम नाम देते हैं कोसिकेंट थीटा। जो बेस ओवर हाइपोटेनस है ये हमारे पास होती है कॉस थीटा। हाइपोटेनस ओवर बेस जो है वो हमारे पास क्या होगी? सीकेंट थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस को कहते हैं टेन थीटा, और बेस ओवर परपेंडिकुलर का नाम होता है कोटेंजेंट थीटा। अगर हम ध्यान करें तो हमें पता लगेगा कि 3 बेसिक हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे पी ओवर एच, एच ओवर पी। तो पी ओवर एच हम बेसिक कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बी ओवर वाई यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, ये हमारे पास कॉस थीटा है, तो दूसरा इसका सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर और बेस अगर टेन थीटा है तो बेस ओवर परपेंडिकुलर कोटेंजेंट यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। तो इस वजह से हम बेसिक 3 ही याद रखेंगे, उसके बाद बाकियों के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोजेस ब्यूटी। ये हमने एक सेंटेंस याद कर लिया। अब इसमें सबसे पहला पार्ट है सम पीपल हैव। सम में एस, पीपल का पी और हैव का एच। साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यानी जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज करना होगा तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। इसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉज, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। यानी जब ये हमारे पास बेस और हाइपोटेनस होगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोशिश करेंगे, यूज करेंगे कॉस थीटा। और टू पोजेस ब्यूटी या थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसमें हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने की तरफ। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, या वाई एक्सिस के साथ हम कहते हैं 90 माइनस थीटा, वो ज़रूरी नहीं है कहना। तो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो के अक्रॉस जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो होगा ए एक्स, जो कि इस ट्रायंगल में हमारे पास बन रहा है बेस। और हमें मालूम क्या है? वेक्टर ए की लेंथ जो कि है हाइपोटेनस, और थीटा हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो इसमें जो साइड हम मालूम करना चाह रहे हैं इस वक्त ए एक्स वाली, वो है बेस। मालूम हमें है हाइपोटेनस। तो बी और एच को यूज करते हुए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती थी कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस का जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास ओ क्यू है, हाइपोटेनस हमारे पास लाइन सेगमेंट ओ पी है, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है ए एक्सिस और ये ए एक्स या ए रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए।
और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यानी अगर हमें वेक्टर की लंबाई मालूम हो, फर्ज किया कि हमारे पास वेक्टर जो है वो है 6 यूनिट्स, थीटा की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास है 60 डिग्री, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि प्रॉब्ली 3 यूनिट्स आ जाएगी। तो इसका मतलब है ए एक्स की वैल्यू होगी 3। यानी अगर वेक्टर की लंबाई 6 हो, एंगल 60 डिग्री हो, तो वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस 3 यूनिट्स तक आया हुआ होगा। अब हम आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि इसी ट्रायंगल में हम जो पोर्शन ले रहे हैं वो ए वाई का लेंगे, जो कि थीटा के सामने वाली साइड बन रही है। तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। हमें मालूम है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो रेशो होती है वो हमारे पास होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा ए वाई, हाइपोटेनस हमारे पास हो जाएगा ए। तो जब हम इसको रीसॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह हमारे पास आ गए दो कंपोनेंट्स। एक हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ए एक्स यानी ए कॉस थीटा, ये हमें देगा इफेक्टिव वैल्यू अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो जो कंपोनेंट बनेगा वेक्टर का वो बनेगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। और इसी तरह सेकंड जो होगा हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमें देगा इफेक्टिव वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। और जो वेक्टर बनेगा कंपोनेंट वो हमारे पास बन जाएगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए कॉज 90 माइनस थीटा। यानी अगर कोई भी कंपोनेंट कैलकुलेट करना हो तो हम उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें कॉज विद एंगल विद रिलेटिव एक्सिस। यानी अगर एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है तो थीटा, अगर वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो वाई एक्सिस साथ एंगल यानी 90 माइनस थीटा या फाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो वेक्टर बनेगा, अगर हम वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा इन दोनों का सम, यानी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर। इसी तरह अगर हमारे पास कंपोनेंट्स मालूम हो और वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसमें देखें हमें ए एक्स मालूम होगा, ए वाई मालूम होगा, हमें ए की लंबाई और इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। तो सबसे पहले अगर लंबाई मालूम करने के लिए देखें तो हमने अगर दो साइड्स पता है, तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, एच की जगह ए की लंबाई पुट कर देते हैं, बेस की जगह ए एक्स की लंबाई पुट कर देते हैं और परपेंडिकुलर की जगह ए वाई की लंबाई पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमिन होगी विद द थीटा के एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, कंपोनेंट्स हमें मालूम है बेस और परपेंडिकुलर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज जो करेंगे वो करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए वाई, बेस है हमारे पास ए एक्स। तो यहाँ से अगर एंगल यानी थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो टेन दूसरी साइड पे जाएगा, जो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। और ये बनेगा थीटा विद एक्स एक्सिस। अगर हम थीटा विद वाई एक्सिस कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे फाई कहा था तो वो हमारे पास होता था 90 माइनस थीटा। यानी अगर एक्स एक्सिस का एंगल थीटा बन रहा है यानी 30 डिग्री, तो वाई एक्सिस का एंगल बनेगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें ये वेक्टर हमारे पास है 3 डायमेंशन में और हम इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बताया था, कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए कॉज विद रिलेटिव एंगल और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए वेक्टर की लंबाई के साथ। तो हमें पता है कि जब स्पेस में एक वेक्टर को प्लॉट किया जाता है तो हमारे पास वो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ भी बनाता है, जेड एक्सिस के साथ भी बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल होता है अल्फा, वाई के साथ क्या होता है बीटा, जेड के साथ क्या होता है गैमा। तो हमारे पास अगर ए एक्स कैलकुलेट करना है
स्पेस में तो हमारे पास हो जाएगा a cos अल्फ़ा। अगर हमने y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा था कि a sin थीटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एक और भी कहा था कि हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें विद द कॉज ऑफ रिलेटिव एंगल। तो y के साथ एंगल बीटा बनता है, तो हम लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। इसी तरह अगर थर्ड कंपोनेंट यानी ए जेड कैलकुलेट करना है तो हम यूज़ करेंगे ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गैमा। इसी तरह अगर हम वेक्टर का 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए तमाम कंपोनेंट्स को स्क्वायर लेके और सम करके अंडर रूट ले लें। तो ये हमारे पास था वेक्टर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं कि मैंने जैसे कहा था एक कंपोनेंट भी हो सकता है। तो अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह अगर एक वेक्टर जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उसका x कंपोनेंट 0 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर किसी एंगल पे होगा तो उसमें हमारे पास x के अक्रॉस भी एंगल होगा, y एक्सिस के अक्रॉस भी एंगल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सवाल ये आ जाए कि वो कौन सा एंगल होगा जिस पे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बराबर होंगे, तो हमें कंडीशन गिवन है कि कंपोनेंट्स बराबर होंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ए एक्स हमने पढ़ा ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए वाई हमने पढ़ा ए साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ए दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि बनता है टेन थीटा। और थीटा करें तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। इसी तरह आप कोशिश कीजिएगा कि आप कैलकुलेट करें वो कौन सा एंगल होगा जिसमें एक्स कंपोनेंट वाई का हाफ होगा। या एक और भी आप सवाल इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा जिस पे ए वाई कंपोनेंट जो है वो ए एक्स का हाफ होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ये करें। अगर आपसे ना हुआ तो आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा और मैं इसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।